हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल सुरक्षित चल रहा होगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि दुनिया की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर एप्पल वगैरह तक, वो सारी की सारी चाइना को छोड़ने का बना चुकी हैं। जापान ने भी अपनी कंपनियों को कह दिया है कि चाइना से अपना व्यापार समेटना शुरू कर दो और दूसरे दुनिया की तरफ या दूसरे देशों की तरफ मूव करो। अब समस्या ये आ रही है कि यहाँ ऑब्वियस सी बात है, जीभ लपलपाए एक तरीके से बहुत से दूसरे देश भी इन कंपनियों की तरफ नज़र बनाकर बैठे हुए होंगे और ये कह रहे थे, ये सोच रहे होंगे कि काश ये कंपनियां हमारे देश में आ जाएं, और ऐसे कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ा विकल्प भारत के रूप में देखा जाना चाहिए था। लेकिन जितनी भी कंपनियां हैं उन सब के मुंह पर एक ही नाम है या दो तीन नाम है। मेनली एक एरिया है, एक रीजन है और उसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया। उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कंपनीज जो हैं जिस कंट्री के अंदर जाने का नाम ले रही हैं वो है वियतनाम, उसके बाद आता है थाईलैंड, फिर मलेशिया, उसके बाद एक आधी इक्का दुक्का कंपनी जो है वो इंडिया में आने के बारे में सोच रही है। ऐसी सिचुएशन में हमारे देश के अंदर भी एक बहस छिड़ चुकी है कि क्या कारण है कि हमारे देश के अंदर ये कंपनियां नहीं आ रही। कैसे एक छोटा सा जो देश है, कैसे एक बहुत ही छोटा सा जो देश है जो दुनिया की जीडीपी के मामले में, नंबर के मामले में वो 45वें नंबर पर है, और आपका देश जो है पीपीपी के आधार पर जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की जो कंपनियां हैं वो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में निवेश करने की जगह सीधा उठाकर 45वें नंबर के अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश कर रही हैं। इसके पीछे हमारे को रीजन ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हमारे देश के जो लोग हैं या हमारे देश के अंदर ऐसी क्या कमियां रह गई कि कंपनियों की पहली चॉइस जो है वो थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया ये देश हैं। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया या फिर क्या नाम है इंडोनेशिया, ये देश हैं। इंडिया इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नीचे के रैंकिंग में आ रहा है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले आप इनकी पोजीशन को देख लें कि ये कंट्रीज पर्टिकुलरली हैं कहाँ ज्योग्राफी के अंदर। अगर आप इन्हें देखते हैं तो ये हमारा प्यारा भारत है जहाँ पर हम रहते हैं, और इसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ थोड़ा सा, अगर मैं इस ग्लोब को घुमा देता हूं तो इस इंडिया के थोड़ा सा उस साइड को जाएंगे, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, इस ईस्ट की तरफ मूव करेंगे ग्लोब को, तो आपको यहां पर नजर आएगा सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इधर से जाकर ये आपका इंडोनेशिया और फिलीपींस और इंडोनेशिया हो जाएगा, और ये पूरा इलाका यहाँ पर हो जाएगा साउथ चाइना सी। और ऊपर की तरफ ये जो आपको येलो कलर का बहुत ही ज़्यादा जाल सा दिखाई दे रहा है, ये है चाइना। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप इस पूरे के पूरे नक्शे को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि चाइना के बहुत करीब, समुद्री रास्ते के बहुत करीब जो है वो वियतनाम पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही प्रॉक्सिमिटी इतनी पास है, कुछ कहने की हद नहीं है। बल्कि यहाँ से भी इधर की तरफ और यहाँ से इधर की तरफ हांगकांग के पास पड़ रहा है, मकाओ के पास पड़ रहा है, ग्वांगझू के पास पड़ रहा है। ये सारे इलाके जो पूरा का पूरा चाइना का इकोनॉमिक हब है, उस सब के बिल्कुल पास में ये वियतनाम पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं थाईलैंड भी यही है यहाँ पर, इसीलिए वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में पड़ जाता है इस मामले के अंदर। आप इस चीज़ को देखेंगे कि अगर इंडिया से चाइना जाना है तो ये मलक्का स्ट्रेट पास करके ही जाना पड़ेगा और वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन मैंने बताई कि इंडिया से अप्रॉक्सीमेट 12 से 17,000 किलोमीटर दूर है। 12,000 से लेकर 17,000 किलोमीटर का एक फ़र्क हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस या लोकेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों यहाँ एक मेन रीज़न है। और इसी तरीके से अगर इंडिया से इस पर्टिकुलर रीजन, जिसे हम ग्वांगझू वगैरह कह रहे हैं, इस हांगकांग से या तो आप समुद्री रास्ते से आएंगे या फिर आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम के जरिए होकर आते हुए सिल्क रूट है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी पहाड़ी और उबड़ खाबड़ रास्ता है। ऐसे में चाइना से काफ़ी ज़्यादा दूर इंडिया पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ये वियतनाम और उसके बाद कंबोडिया, और थाईलैंड पड़ते हैं। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ा रीज़न ये। लेकिन इसके साथ साथ चलो, रास्ता तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये जो इतनी दूरी है, ये जो इतना सारा रास्ता है, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता अगर कंपनी के पास
क्या नाम है, और सब चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ दिस वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ दिस वर्ल्ड है। और देश को या किसी भी कंपनी को ये मार्केट तो चाहिए ही चाहिए, इस मार्केट के बगैर ज़रूरी नहीं वो कंपनी जो है किसी भी कंट्री में निवेश क्यों करे, बल्कि वियतनाम एक बहुत छोटा सा देश है। तो यहाँ अगर आप छोटी सी इस रीज़न को समझना शुरू करेंगे कि भाई एक कंपनी जो है वो इंडिया क्यों नहीं आ रही या किसी भी दूसरे देश में जा रही है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले उस कंपनी के पास ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस के अ न्यू बिजनेस। अब कोई भी कंपनी वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती है तो वो कंपनी कितनी जल्दी उस नए बिजनेस को कितनी कम समय में शुरू कर सकती है, ये चीज़ मायने रखती है। दूसरी चीज़ मायने रखेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ पर भी कोई भी कंपनी किसी भी दूसरे देश में जाती है तो वो ये और देखेगी, कोई भी कंपनी किसी भी दूसरे देश में जाएगी तो वो ये ज़रूर देखेगी कि कहीं ना कहीं उस कंट्री के अंदर जो बिज़नेस करना है वो कितना आसान या कितना मुश्किल है। तीसरा, वो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री ज़रूर देखेगी कि उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा या किस तरीके से है, या क्या उस देश के अंदर सड़कें कैसी हैं, पुल कैसे हैं, पोर्ट्स कैसे हैं, एयरपोर्ट्स कैसे हैं, वो सब चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस देश की सोसाइटी के अंदर वो लेबर मिलने के चांसेस हैं या नहीं हैं, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। और उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट कंट्री। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि पता लगा तालिबान के अंदर जाकर कोई भी कंपनी तालिबान में जाकर निवेश नहीं करना चाहेगी, क्योंकि तालिबान में निवेश करने का मतलब ये होता है कि भैया निवेश करने का मतलब ही नहीं होता यार कुछ। अब इसके साथ साथ यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वो है सप्लाई चेन, कि उस कंट्री के अंदर उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड सप्लाई चेन मौजूद है या नहीं है। और इन सब और सबसे बड़ा इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल है स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी, स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी ऑफ दैट मार्केट या ऑफ दैट कंट्री, यानी उस देश की जो करेंसी है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, और साथ में स्टेबिलिटी इन द मार्केट, स्टेबिलिटी इन द मार्केट, और साथ में वहाँ के लॉज। अब ये सब चीज़ें देखेंगे कि एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं और कंपेयर करना शुरू करते हैं कि क्या आपके देश में ऐसा कोई एटमॉस्फेयर मौजूद है, ऐसा कोई माहौल मौजूद है कि आपके देश में कोई कंपनी आके बिजनेस करे या कुछ ऐसा। तो देखिए सबसे बड़ी समस्या ये कि नो डाउट आपकी कंट्री के पास मार्केट है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, और इसके सामने वियतनाम कभी कहीं पर भी नहीं ठहरता। आपकी जो जीडीपी के अकॉर्डिंग थर्ड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है वो आप लोगों की है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो आप लोगों की है। कंपैरेटिवली वियतनाम के अंदर जो इकोनॉमी है वो 45वें नंबर पर आती है, लेकिन वियतनाम दूसरी जगहों पर आपके देश से कहीं ज़्यादा आगे पहुंच जाता है। अगर आप देखते हैं ईज ऑफ डूइंग स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, तो एक सिंपल डाटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 12 पॉइंट्स के ऊपर कंपनी को आप खरा उतारते हैं कि क्या कंपनी उन 12 पॉइंट्स को फॉलो कर पा रही है या नहीं। और 12 पॉइंट्स के साथ यहाँ पर 27 डेज लगते हैं किसी भी एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने में। इसी के कंपैरिजन में वियतनाम जो है वो 8 पॉइंट के साथ उस बिजनेस को स्टार्ट करवा देता है, और साथ में अप्रॉक्सीमेट उसमें 20 दिन लग रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वियतनाम को एज मिल जाएगा आपकी कंट्री के
कंपैरिजन के अंदर। आपकी कंट्री के कंपैरिजन में वियतनाम को एज मिलेगा कि वहां पर एक कंपनी जाकर जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है कंपैरेटिवली इंडिया के, कि अगर वो इंडिया में आएगी तो उसे ज़्यादा दिन लगेंगे। ये एवरेज है, कुछ कंपनियों को इससे भी ज़्यादा दिन लगते हैं और ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों, पहला तो आपके साथ ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव है एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके यहाँ अगर बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, लैंड रेवेन्यू भरना है, छोटे छोटे टैक्सेस भरने हैं और सब चीज़ें, अभी आपकी कंट्री में ये सब रिफॉर्म्स या ये सब प्रोसेसेस चल रहे हैं जो कि बहुत धीरे भी हैं और चल रहे हैं, लेकिन धीरे हैं। वहीं अगर आपका कंपैरिजन वियतनाम जैसी कंट्री से किया जाए या चाइना के अंदर सबसे पहले क्यों गई कंट्रीज, क्योंकि वहां पर सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया कि आपको कोई भी नया सिस्टम स्टार्ट करना है तो आप जाइए, एक विंडो के अंदर अपना सारा प्रोसेस दे दीजिए, वो आपको अपने आप पूरा करके दे देंगे, आप घर जाके सो जाओ और बिजनेस करो। दूसरी तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भी वही सिंगल विंडो सिस्टम चलता है। उस सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर एकल खिड़की व्यवस्था। उस सिंगल विंडो सिस्टम में क्या होता है कि एक सिंगल विंडो दे दी गई कि उसके अंदर आपको बिजली का, पानी से लेकर, लैंड से लेकर कुछ भी काम करना है, आप अपनी एप्लीकेशन उसके अंदर दीजिए। अब काम सरकार का है, अब काम सरकार का है आपकी उन सारी क्राइटेरियाज को पूरा करके आपसे बिल वगैरह रिसीव करना या कुछ भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, वियतनाम में ये ज्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के अंदर छोटे छोटे, हालांकि इंडिया जो है इस मामले में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी अपने रैंक को सुधार रहा है और लगभग 10 से 12 पॉइंट्स का इसके अंदर इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन वियतनाम जो है इस मामले में भी आपसे काफी ज्यादा आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात शुरू करें तो असलियत में वियतनाम के, और मैं मेनली कंपैरिजन वियतनाम का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहली चॉइस आज के दिन उन कंपनीज की वियतनाम है, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी आप लोगों ने, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सन 2000 से शुरू हुआ है सड़कें और पुल बनाने से, उससे पहले कुछ नहीं था। जबकि वियतनाम का कंपैरिजन अगर करें तो वो 1986 से इस चीज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से फोकस कर रहे हैं। अब क्योंकि वो बहुत तेज़ी से फोकस कर रहे हैं, छोटा देश है, तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई है। रोड्स और पुल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कनेक्टिविटी ज़बरदस्त है, पोर्ट्स ज़बरदस्त हैं और सब चीज़ें एज़ कंपेयर टू इंडिया। ऐसा नहीं है इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया में ऐसा बहुत कुछ है। इंडिया स्टिल ग्रोइंग, बट उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिस लेवल तक होना चाहिए। उस लेवल तक इंडिया अभी नहीं पहुंचा जिस लेवल तक होना चाहिए एज कंपेयर टू वियतनाम। दूसरा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको देखी जाती है हेल्थ, इसके अंदर आपको देखा जाता है एजुकेशन, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर कौन सी लेबर जो है वो स्किल कितनी है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। यकीन मानिए आपकी हेल्थ कितनी लचर है ये आप जानते ही हैं। दुनिया के अंदर बहुत ही बुरे हालात में आपकी कंट्री है। कोरोना से आप लोग जंग इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि समय रहते लॉकडाउन कर लिया, वरना अमेरिका आपको मौतों के मामले में कभी नहीं पछाड़ पाता। आप कहीं ज़्यादा लोगों की जान गंवाते, आपकी कंट्री में लोग कहीं ज़्यादा जान गंवाते एज कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका में तो अभी 50,000 का आंकड़ा पार हुआ है। आई कैन गारंटी अब तक आपके यहाँ नंबर ही ना पता लगते, आपकी सरकारें बताते ही ना, इतना बुरा हाल होता है हेल्थ का। हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत बेकार है। एजुकेशन स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि बहुत सारे स्कूलों के वीडियो आए दिन आते रहते हैं कि टीचर को एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन वो सीनियर लेवल का टीचर है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हिंदी के टीचर को अगर हिंदी में अपना नाम ना लिखना आए और इंग्लिश के टीचर को एप्पल की स्पेलिंग पढ़ने ना आए तो आप अपने एजुकेशन के लेवल को समझ लीजिएगा। बीटेक जो अगर स्टूडेंट हो उसको कंप्यूटर जोड़ना ना आए और बीटेक कहला रहा है और उसको लैपटॉप खोलना ना आए, लैपटॉप मीन्स स्टार्ट करना ना आए, और वो सिर्फ वो बीटेक की डिग्री लेकर घूम रहा है, देन आई कैन गारंटी कि बहुत बुरे हालात आपके यहाँ एजुकेशन सिस्टम के हैं। और यही रीज़न है आपके यहाँ स्किल्ड लेबर मिलना एक नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते, एक मुश्किल जॉब है। यहाँ पर किसी भी कंपनी से बात की जाए तो वो ये कहती है कि आप उसको किसी भी एम्प्लॉय को काम करवाना शुरू करने के लिए 6 महीने का टाइम लगता है। यानी पहले वो उस इंसान को 6 महीने
ट्रेनिंग देती है, अपने बिजनेस को समझाती है, उसे ट्रेन करती है, और उसके पास भी ये गारंटी नहीं है कि वो जो बंदा है वो स्किल्ड होगा और वो उसके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। कंपैरेटिवली दूसरे देशों के अंदर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए जो एजुकेशन दी जाती है, वोकेशनल एजुकेशन, वो इस लेवल पर दी जाती है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कॉन्टिन्यूसली उस बच्चे को शुरू से ही उस बच्चे को मोटिवेट किया जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए। और यही रीज़न है जब वो बच्चा उस पर्टिकुलर एजुकेशन को लेकर जॉब के लिए बाहर निकलता है तो उसे पता होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। आप अपने आप से देख लीजिए, 12th के बाद निकलने से पहले सबसे पहले एक स्टूडेंट जो है इंडिया के अंदर ये सोच रहा होता है, इंडिया के अंदर 12th से एग्ज़ाम देने के बाद बच्चा ये सोच रहा होता है आगे क्या करूँ, बीएससी करूं, बीए करूं, क्योंकि देखते हैं क्या करेंगे, और सबसे पहले सरकारी नौकरी का एग्जाम ट्राई कर लेते हैं। जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। और यही रीज़न है आपके यहाँ स्किल्स जो है वो बचपन से ही जॉब के लिए डेवलप नहीं हो पाती, इसीलिए आपको हर दूसरे समय के लिए हर बार गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना पड़ता है, और आपके यहाँ लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे होते हैं। आपके यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर आप देखें तो एक गवर्नमेंट जो डिसीजन लेके गई है कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी गवर्नमेंट आई उस डिसीजन को कैंसिल कर दे। छोटी छोटी बातों के ऊपर आपके यहाँ पर एनजीओ से लेकर सोशल ग्रुप्स जितने भी होते हैं, सोशल ग्रुप्स या सोसाइटीज़ जितनी भी होती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वो आगे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये भी एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है आपकी कंट्री के अंदर कि मान लिया एक गवर्नमेंट ने वादा किया, दूसरी गवर्नमेंट आई, वो काम खत्म। इसी तरीके से 2008 का अगर मामला आप देखेंगे तो 2008 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदा तो आपकी मद्रास वाली ब्रांच नहीं खरीदी, मद्रास वाला प्लांट नहीं खरीदा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कह रहा था कि वहाँ पर टैक्स का पंगा है और इंडिया के अंदर टैक्स क्यों दे। वोडाफोन और कांग्रेस गवर्नमेंट का बहुत लंबा सिस्टम चला कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के जो पुराना वाला जो टैक्स है वो देखा जाए और वो दिया जाए। इसी तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बारे में जो पंगेबाजी है, अभी थोड़े दिन पहले तक जो टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी फैसला जो था वो टेलीकॉम सेक्टर के अगेंस्ट में आया, जिसके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी थी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एनजीओ, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ओडिशा के अंदर भी ओडिशा के अंदर भी एक कंपनी एक प्लांट लगाने के लिए आई, आयरन ओर के प्लांट लगाने के लिए आई। पता लगा इतने सारे प्रोटेस्ट हुए वो कंपनी ही भाग गई। इसी तरीके से आपने ममता बनर्जी का नाम सुना होगा नैनो प्लांट के लिए, कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल से नैनो प्लांट को बाहर भगा दिया। पूरा का पूरा प्लांट लग चुका था, प्रोडक्शन शुरू होने वाली थी, उससे पहले पूरे के पूरे प्लांट को उठा के वहां से लेकर आना पड़ा टाटा सन्स को। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ एक ईजी टारगेट है बिजनेसमैन, पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एनजीओज का भी और पॉलिटिकल पार्टीज का भी बिजनेसमैन एक इजी टारगेट होता है, ताकि कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको टारगेट किया जा सके। इसी तरीके से सहारा ग्रुप का आप देख सकते हैं, इसी तरीके से मुंबई के एरे फॉरेस्ट का आप नाम सुन सकते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम थी। इसी तरीके से बहुत सारी एक जो सिटीज़ हैं उनका नाम सुन सकते हैं, जिन्होंने एक से बढ़ के एक लवासना एक सिटी थी, उसको अगर आप देखेंगे तो लवासना होम्स जो है पूरी की पूरी सिटी पुणे के पास बसाई गई और वो बंद कर दी। कोई भी इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाएगा जब आपको ये सारी की सारी कंपनियों को पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के चलते, एनजीओज के चलते मामले इन्वायरमेंट के नाम पर कोर्ट में लटके रहते हैं। एक एक मामला इन्वायरमेंट के नाम पर, पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, अब मामला कोर्ट में अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी ने अर्जी डाल दी है कि जी इसमें तो ये प्रॉब्लम है। अब एक कंपनी क्यों आएगी डरते डरते, जब उसे पता है कि आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, पूरा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब बिजनेस स्टार्ट करने का नंबर आएगा, तो पता लगा सब कुछ जीरो हो गया। पता लगा कोर्ट में मामला अटका हुआ है, 10-12 साल उस कोर्ट के मामले को आते हुए लग जाएंगे, तो बस तो फिर सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी को ना आने का या इंडिया को नेगेटिव में रखने का, क्योंकि यहां पर आए दिन आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम, आपकी कंपनीज के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप होती रहती हैं। सप्लाई चेन का एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप इस सप्लाई चेन को देखते हैं तो इंडिया के अंदर सप्लाई चेन अवेलेबल नहीं है एज कंपेयर टू
चाइना के भाई सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं जो छोटे छोटे कल पुर्जे बनाते हैं। भाई मान लिया मारुति की गाड़ी अगर बन रही है तो अगर वो मारुति की गाड़ी गुड़गांव या फरीदाबाद प्लांट में बन रही है तो वो जो मारुति का प्लांट है उस मारुति के प्लांट के आसपास ही आपको बहुत सारे छोटी छोटी दूसरी फैक्ट्रियां मिलेंगी जिसमें कोई वाइपर बना रहा होगा, कोई बटन बना रहा होगा, कोई हैंडल बना रहा होगा, कोई गियर बना रहा होगा, कोई ब्रेक बॉक्स बना रहा होगा, कोई गद्दियां बना रहा होगा, कोई नट बोल्ट बना रहा होगा, कोई हेडलाइट बना रहा होगा। हर चीजें इस तरीके से छोटी छोटी बन रही होती हैं। उसके बनने से लेकर उसकी असेंबलिंग से लेकर उनके वेंडर से लेकर उनके क्या नाम है छोटे छोटे जो सप्लायर्स होते हैं उनसे लेकर पूरी मार्केट तक का एक चेन होता है, तब जाके कोई सामान आप तक पहुंचता है। चाइना के अंदर ये सप्लाई चेन ज़बरदस्त है, खासकर ये जो छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले लोग हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर में प्रेजेंट हैं। अब एक बार को बड़ी कंपनी यानी माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल से लेकर एप्पल से लेकर ये सारी कंपनियां तो इधर आ जाएंगी, लेकिन उनका क्या, वो जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, असलियत में कंपनी का काम इन छोटे छोटे वेंडर से चलता है। ये वेंडर वहीं अगर चाइना ही रह गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में जब ये वेंडर्स अगर चाइना रह जाएंगे, जब ये वेंडर्स चाइना रह जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है चाइना रह जाएंगे तो वहां से बड़ी कंपनी इधर आने के बाद बड़ी कंपनी का बिजनेस जो है वो ठप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसलिए कंपनी को इन छोटे छोटे वेंडर्स को भी देखना पड़ रहा है। वियतनाम के साथ ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वियतनाम के साथ ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि वियतनाम का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ काफ़ी हद तक खुला हुआ है और एक बहुत ज़्यादा हर्डल वाली बात नहीं है, दोनों एक लेवल पर है। तो सिंपल प्लेन और सिंपल गाड़ियां सिंपल रोड्स के थ्रू भी एंट्री की जा सकती है और साथ में ग्वांगझू से लेकर हर जगह पर ये बहुत पास प्रेजेंट है, जिस वजह से वेंडर्स को खासकर बड़ी कंपनियों को यहाँ से छोटे छोटे सामान चाइना की छोटी कंपनियों से वो छोटे छोटे सामान वियतनाम मंगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं अगर वही कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश होती है तो या तो उसे वो सामान इस रास्ते से मंगाना पड़ेगा या फिर उसे वो सामान इस रास्ते से मंगवाना पड़ेगा। शॉर्ट में ये है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ रहा है एज़ कंपेयर टू वियतनाम, कंबोडिया, लाओस या फिर थाईलैंड। अब अगर आप थाईलैंड को भी देखेंगे तो थाईलैंड के साथ भी एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ से मार्केट की रीच कितनी है। अगर आप वियतनाम को देखते हैं तो दोस्तों वियतनाम से अमेरिका, इस साइड को अमेरिका जाएंगे और साउथ एशिया जाएंगे। साउथ एशिया की जो बड़ी मार्केट है वो तो वियतनाम के प्रॉक्सिमिटी में है ही है, साथ में अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका जिसमें अमेरिका और कनाडा आ जाते हैं, और साउथ अमेरिका की मार्केट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास पड़ती है। इसी तरीके से इसी वियतनाम से इंडिया को भी इजीली टारगेट किया जा सकता है, इसी वियतनाम से साउथ एशिया अफ्रीका को भी टारगेट किया जा सकता है और इसी वियतनाम से चाइना से लेकर जापान से लेकर दूसरी कंट्रीज को टारगेट किया जा सकता है। इस वियतनाम में सिर्फ एक छोटी सी जो प्रॉब्लम ये कहो या कुछ भी कहो वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप तक की पहुंच की है कि यहाँ वियतनाम से यूरोप जैसे देशों में नहीं पहुंचा जाएगा, लेकिन उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ से तीन इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स अगर मिल जाए तो यूरोप भी जाया जा सकता है आराम से। और यहाँ से इस वियतनाम के पास ऑप्शन कहीं ना कहीं OBOR को यूज़ करते हुए यूरोप तक अपनी मार्केट को पहुंचाना भी पॉसिबल होगा। कंपैरेटिवली इंडिया के ये प्रॉक्सिमिटी इंडिया के पास नहीं है। थाईलैंड को अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड के पास तो और ज़्यादा अच्छा मौका है यहाँ पर, क्योंकि थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से अगर थाईलैंड के अंदर कोई कंपनी है तो एक पोर्ट से वो क्या नाम है पैसिफिक ओशियन जा सकती है और दूसरे पोर्ट से वो इंडियन ओशियन की तरफ मूव कर सकता है। बीच में अप्रॉक्सीमेट 30 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थाईलैंड भी किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन क्यों हो सकता है। अब इस वजह से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इन देशों को ये कंट्रीज ज़्यादा पसंद आ रही हैं।
इसके बाद आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी। स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सीधी सी बात है, आप देखेंगे आज डॉलर इतने का हो गया, आज डॉलर इतने का हो गया, आज डॉलर इतने का हो गया। अब जब ये डॉलर ऊपर नीचे होते रहते हैं तो आपकी कंट्री का एक क्रेडिबिलिटी भी ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि मतलब कंपनी जो है उसकी भी सरदर्दी बढ़ती रहती है, क्योंकि डॉलर अगर महंगा हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया, अगर डॉलर सस्ता हो गया तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। ऐसी सिचुएशन में यानी डॉलर महंगा सस्ता होने के साथ साथ कंपनी का जो भरोसा है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। कंपनी का भरोसा भी ऊपर नीचे होता रहता है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपके अंदर तो एक्सचेंज रेट सिस्टम है और उस एक्सचेंज रेट के अंदर ओपन मार्केट है जिसमें डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन वियतनाम ने क्रॉलिंग पेग सिस्टम बनाया है। क्रॉलिंग पेग सिस्टम के अंदर जो वियतनामीज डोंग है, वियतनाम की जो करेंसी उसे डोंग कहा गया, वियतनामीज डोंग। जो वियतनामीज डोंग है उसकी खास बात यह है कि उसने एक क्रॉलिंग पेग सिस्टम बनाया है जिसमें अमाउंट को कर दिया है फिक्स। भाई इंडिया में आज अगर 75 रुपये डॉलर है, कल 100 रुपये हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है अगली बार 60 रुपये हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो ऊपर नीचे हो। लेकिन वियतनाम ने क्या किया है, फिक्स कर दिया कि मैं अपने डॉलर के लिए मान लिया 60 से 70 रुपये के बीच में फिक्स कर रहा हूं। यानी डोंग जो है वो 60 रुपये से कम नहीं जाएगा और 70 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे क्या है, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी होगी तो प्रॉफिट की भी स्टेबिलिटी होगी और मार्केट के फ्लक्चुएशन से वियतनाम की जो करेंसी है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। अगला, स्टेबिलिटी इन द मार्केट। मार्केट की स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंपनी को देश में आने के लिए। मार्केट की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके यहाँ सिस्टम क्या है। आपके यहाँ जैसे एक बड़ा सेक्शन तो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा बड़ा सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। शेयर मार्केट कभी भी आपका फिक्स नहीं होता, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा होता है। हालांकि दुनिया के बाकी देशों में भी ये चीज़ मौजूद है, लेकिन आपके यहाँ क्योंकि कहीं ज़्यादा ओपन है, ये जो शेयर मार्केट है ये कहीं ज़्यादा ओपन है कंपैरेटिवली दूसरे वियतनाम के, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी ये नेगेटिव चीज़ इंडिया के अगेंस्ट में गई है। सबसे बड़ी मेन बात क्या है, इस चीज़ को तो सभी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक और सिस्टम को देखिएगा जो कि लोग जनरली इग्नोर कर रहे हैं। वो क्या कि जो कोल्ड वॉर पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा लीड रोल में था अमेरिका। इस अमेरिका के अगेंस्ट में था यूएसएसआर, और मैं इसमें स्पेसिफिकली एक वीडियो बना चुका हूं कि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था और उस कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका ने चाइना को बहुत ज़्यादा भर के सपोर्ट किया, और इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज के दिन चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड बन गई है। यानी यहाँ मामला जियो पॉलिटिक्स का आ गया है। यहाँ मामला जियो पॉलिटिक्स का आ गया है कि असलियत में चाइना जियो पॉलिटिक्स के मामले में, अमेरिका जो है वो जियो पॉलिटिक्स के मामले में एक गलती कर चुका है कि यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए उसका एक दोस्त चाइना छीन लिया, और आज के दिन चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद और कुछ नहीं कर रहा, अमेरिका और उसके फ्रेंड्स को ही आंखें दिखा रहा है। यानी यहाँ पर यह था कि चाइना को मजबूत तो किया, लेकिन वो चाइना आज के दिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए ही एक चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है। अब क्योंकि चाइना इन सब कंट्रीज के लिए एक चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है, तो क्या अमेरिका वैसी ही एक गलती दोबारा करेगा इस फॉर्म में कि अब की बार वो इन्वेस्टमेंट चाइना से निकालकर इंडिया जैसे बड़े देश में ट्रांसफर कर दे और आगे आने वाले टाइम में इंडिया भी वैसी ही आंखें दिखाए? क्यों ना चाइना को काउंटर करने के लिए एक छोटे देश को सपोर्ट किया जाए। जैसे ये वाले एक्सपेरिमेंट जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों के साथ अमेरिका के कामयाब हुए हैं कि चाइना को काउंटर करना है तो जापान को, साउथ कोरिया को
और सिंगापुर जैसे देशों को सपोर्ट करो, जिससे फायदा क्या होगा कि ये लोग क्योंकि छोटे हैं, चाइना से हमेशा डर के रहेंगे, तो अमेरिका के फेवर में रहेंगे। इंडिया क्योंकि बड़ा है, आज नहीं तो कल वो चाइना की एनिमोसिटी को, चाइना को तो बेशक काउंटर करे या ना करे, लेकिन ज़्यादा दिन तक अमेरिका के अंगूठे के नीचे भी नहीं रहेगा। लेकिन वियतनाम एक छोटा सा देश है, थाईलैंड एक छोटा सा देश है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को काउंटर करने के सोचेंगे नहीं ज़्यादा जल्दी से। उसके बाद दूसरी सिचुएशन आप ये देखिए कि यहाँ इस साउथ चाइना सी के मामले में इसे जियोपॉलिटिक्स से जोड़कर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि भैया ये जो साउथ चाइना सी है, इस साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के डोमिनेंस को रोकने के लिए कोई भी देश इतना ताकतवर नहीं है जो चाइना से सीधे टक्कर ले सके। हिम्मत के मामले में वियतनाम है, लेकिन हिम्मत के साथ साथ जो ताकत वियतनाम को चाहिए वो ताकत वियतनाम के पास नहीं है। इसी बहाने अगर इस कंट्री के अंदर एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, देन ये कंट्री भी हो सकता है ताकतवर हो जाए और चाइना के इन्फ्लुएंस को साउथ चाइना सी में काउंटर कर सके। ऐसी सिचुएशन में हरा ना पाए, लेकिन मजबूती के साथ अगर काउंटर करेगी तो साउथ चाइना सी में अगर चाइना अभी एक सिंगल लार्जेस्ट प्लेयर है तो उसको काउंटर करने के लिए वियतनाम जैसा एक देश आकर खड़ा हो जाएगा और वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर होगा और अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों को हेल्प मिलेगी साउथ चाइना सी में अपना इन्फ्लुएंस कम करने की। एक और बड़ी वजह है कि वियतनाम ने अपनी एक कंट्री अपनी एक सिटी हो ची मिन को इस तरीके से डेवलप कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, जिसका जो कि खुद और जिसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ के, और ये इंडस्ट्रीज़ के फेवर में होने की वजह से भी हो ची मिन एक टारगेट है। हो ची मिन के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रहा है। तो दोस्तों इस वजह से ये सारे मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ ने इंडिया की जगह चाइना या इंडिया की जगह वियतनाम को एक अच्छा डेस्टिनेशन माना इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ आपको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। देश के अंदर, इंडिया के अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल है। जब से ये स्टेबल गवर्नमेंट आई है, पॉलिटिकली आपके यहाँ स्टेबिलिटी आती जा रही है और ये स्टेबल गवर्नमेंट आई है, ये सिस्टम्स को सॉल्व कर रही है, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रही है, जिसका बेनिफिट आपकी कंट्री को ये मिल रहा है कि क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वो जियोपॉलिटिक्स ये है कि वियतनाम को ताकतवर करो ताकि वो साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने वाली एक पावर बनकर उभरे। उसके साथ साथ बाकी सारे फैक्टर्स भी है जिनके ऊपर कंसिडर करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि क्यों, क्या रीज़न है कि वियतनाम जो है वो वहीं पर सारी कंपनीज जा रही हैं, इंडिया में नहीं आ रही हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, इंक्वायरीज हो, कुछ भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, आई एम अवेलेबल। वैसे लॉकडाउन में कोई खास काम नहीं है तो आप ही की सेवा में हाजिर हैं। नमस्कार।